खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। जम्मू कश्मीर के हुर्रियत लीडर मुसर्रत आलम की रिहाई पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म को इस पर सफाई भी देनी पड़ी। वहीं सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। सवाल कई हैं जिन पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दो मुख्तलिफ सियासी सोच रखने वाली पार्टियों के बीच अगर इसी तरह बार बार तनाज़ा होता रहा तो कब तक कश्मीर में मुफ्ती सरकार चलेगी। बहुत सारे सवाल हैं। इन मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़कियाकार अब्दुल कादिर शम्स साहब और सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़कियाकार जनाब डॉक्टर ज़फ़र उबैद साहब। आप दोनों हज़रात का आलमी समय स्टूडियो में खैर मक़दम है। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए श्रीनगर से गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम नबी मीर साहब और बीजेपी लीडर खालिद जहांगीर भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और दरमियान में और भी कई बीजेपी और पीडीपी के रहनुमा फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग के चेयरमैन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर मुसर्रत आलम की रिहाई के इशू पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में लोगों के गुस्से के साथ वो भी हैं। मोदी ने कहा कि मुफ्ती सरकार अपनी मर्जी से फैसले ले रही है और उन्होंने इस फैसले के लिए बीजेपी से कोई मशवरा नहीं किया है। मोदी ने कहा कि वो मुल्क और ऐवान को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि यकजहती और इत्तेहाद से समझौता नहीं होगा। मोदी ने कहा कि इस इशू पर अवाम का गुस्सा जायज है। इसके साथ ही उन्होंने अपोजिशन पर भी निशाना लगाया। मोदी ने कहा कि उनकी खामोशी पर अपोजिशन सवाल उठाता रहा है। अपोजिशन बीजेपी को हुब्बुल वतनी का सबक न सिखाए। सदन में और देश में जो आक्रोश है उस आक्रोश में मैं भी मेरा स्वर मिलाता हूं। यह देश अलगाववाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर दलबंदी के आधार पर न पहले भी सोचता था, न आज भी सोचता है, न आगे भी सोचेगा। सदन भी एक स्वर से इस प्रकार की किसी भी हरकत के प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त करें, जो आज किया है। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं, मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, न वो भारत सरकार से मशवरा कर करके हो रही हैं, न भारत सरकार को जानकारी दे करके हो रही हैं। आदम के बयान पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पीएम घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। मुसर्रत आलम की रिहाई पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहेंगे कि वो घड़ियाली आंसू ना बहाएं, बल्कि अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ ठोस नीति बताएं। कोरी बातें नहीं, कड़ी कार्रवाई देश मांगता है। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का यह कहना कि उनको जम्मू कश्मीर की सरकार की कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं, यह दर्शाता है कि सरकार कितनी अनभिज्ञ है। पीडीपी का कहना है कि कानून के दायरे में ही मुसर्रत आलम की रिहाई हुई है। अगर मरकजी हुकूमत जवाब मांगती है तो रियासती हुकूमत पूरी तफसील देगी। Union government has its own procedure. What Prime Minister has said, that is the stand of the Union government. And if Union government has sought a clarification from the Jammu and Kashmir government, that will be certainly replied by the government. As far as my party stand is concerned, we sincerely believe
that the union government and the BJP and all the political parties that include the Congress must support such initiatives, because that is in the better interest of the state and the nation. हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं दो सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार अब्दुल कादिर शम्स साहब और डॉक्टर ज़फर उबैद साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में श्रीनगर से शामिल हो रहे हैं जम्मू और कश्मीर कांग्रेस पार्टी के सदर गुलाम नबी मीर साहब भी, और बीजेपी लीडरान भी और पीडीपी लीडरान भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे अब्दुल कादिर शम्स साहब आपसे। ये जो बेमेल समझौता है बीजेपी और पीडीपी का, ये सबको इसका अंदाजा था पहले से ही कि क्या होने वाला है। क्या बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है और उसने समझौता कर लिया पीडीपी से? देखिए, जो आपने बात कही, दो बेमेल जो है, ये जो रिश्ता और इत्तेहाद और सियासी इत्तेहाद सामने आया है, इसके जो नतायज हैं वो रह रहकर सामने आएंगे। ये अफसोसनाक है कि ये शुरू दिनों में जैसे ही सरकार बनी है उसके बाद से ही इस तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी मुफ्ती सईद ने जो फैसले लिए हैं, हर चीज का दो पहलू होता है, एक मुस्बत और एक मनफी। सवाल यह होता है कि एक सरकार ने मुसर्रत आलम की रिहाई का फैसला किया है, किन बुनियादों पर किया है और क्या वजूहात हैं उसके पीछे, उनके ऊपर क्या क्लेम है, उसको बहुत ही संजीदगी से और मुस्बत नजरिए से उसको देखने की जरूरत है। सरकार कमेटी गठन कर रही है उसकी तहकीक के लिए। सरकार कह रही है कि उसके बारे में इस बात में हम लोगों को क्लैरिटी रखनी चाहिए कि सरकार ने जो कमेटी फॉर्म करने की बात की है, 8 मेंबर कमेटी, जिसमें 4 पीडीपी के होंगे, 4 बीजेपी के, वो आइंदा जो बड़े अहम फैसले होंगे उसके लिए है। वो इस पर भी वो नजरसानी कर सकते हैं, लेकिन इस फैसले पर वो इतलाक नहीं होता है जो फैसला लिया है कमेटी के मतलब। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, उसमें ये बात जो इस वक्त का बर्निंग इशू है, जाहिर है वो बात भी सामने आएगी। लेकिन मैं कहना दूसरी बात चाहता हूं कि आप गौर कीजिए इससे पहले कि मुख्तलिफ सरकारों ने बहुत ही खूंखार बदमाशों को क्या जेल से रिहा नहीं किया है? क्या बहुत सारे सियासी मुजरिमीन को जेल से रिहा नहीं किया गया? क्या फूलन देवी जैसे बड़े खतरनाक डाकू को 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने माफ नहीं किया? मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त फूलन देवी को जेल से आजाद नहीं किया। मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश में वजीर आला थे उस वक्त उन्होंने उसको करके और संसद इस तरह के। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मुफ्ती सईद ने अगर कोई फैसला लिया है, मैं उसके फेवर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन संजीदगी से अगर अब तक जो उसके खिलाफ मुशर्रफ आलम के खिलाफ जो बातें आ रही है, संगबारी की, पत्थरबाजी की या इस तरह की बातें आ रही है, कोई बहुत बड़ा मेजर, कोई बहुत बड़ा क्लेम सामने नहीं आया है। ये मैं कहना चाहता हूं। यानी उनको पॉलिटिकल प्रिजनर मानकर उनकी रिहाई की गई है। डॉक्टर ज़फर उबैद साहब, आपके पास हम आते हैं। इससे पहले हम चलते हैं श्रीनगर। हमारे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम नबी मीर साहब गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं फोन लाइन के जरिए। गुलाम नबी मीर साहब, आप हुकूमत में नहीं है, आप कैसे देखते हैं जो फैसला मुसर्रत आलम के मुतालिक मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत ने लिया है और उसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक जितना हंगामा हो रहा है? पहले तो मेरा नाम गुलाम नबी मीर नहीं है, गुलाम अहमद मीर। जी माफ कीजिएगा, गुलाम अहमद मीर साहब। जी। तो दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, जी, जैसे आप मेरे से पहले कोई शायद किसी पार्टी का बोल रहे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है यहाँ पर। मगर सवाल ये है कि जो गठबंधन बना है और जिसको लेकर बड़ी तनातनी ली और बड़ा मतलब डिबेट चले, बड़े बड़े इंटरनेशनल लोग बिठाए गए, 60 दिन सरकार बनाने में लगी इनको, जेडीपी और बीजेपी को। उस बीच में 7 दिनों के बीच में जिस तरह के दावे और क्रॉस दावे इन दोनों पार्टीज के आए, तो उससे तो लग रहा था कि ये कुछ रूटीन सरकारों से हट के करने वाले हैं। जी, ठीक है। और इसलिए रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंतजार किया, वरना ये सरकार दिसंबर में वजूद में आनी थी, क्योंकि रियासत में सैलाब आई हुई थी, कई तरह की मुसीबतें थी, विंटर से लोग मर रहे थे और हम सोच रहे थे कि लोगों के इमीडिएट रिलीफ के लिए एक इमीडिएट सरकार बनेगी, जो लोगों का मानना था। अब उन मुद्दों से हटके क्या 60 दिन ये यही तैयार कर रहे थे आपस में? क्या 60 दिन में बीजेपी और पीडीपी के बड़े
बाजों को यही सलाह। गुलाम अहमद मीर साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, आपके पास हम आते हैं और इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे और कई इसके पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन के जरिए श्रीनगर से ही गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं इंजीनियर रशीद साहब, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। उनसे आपके पास भी आते हैं इंजीनियर रशीद साहब, लेकिन आपके पास आने से पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जफर उबैद साहब से, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार। डॉक्टर जफर उबैद साहब, पूरा ये जो मरहला था लंबा 60 दिनों का, हुकूमत नहीं तश्कील हो पा रही थी, पूरी अवाम, पूरा मुल्क अगर हम यूं कहें कि परेशान था तो बेजा नहीं होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में हुकूमत में इतनी डिले क्यों हो रही है। आखिर क्या हुकूमत बनने के बाद यही होना था जो सवाल गुलाम अहमद मीर साहब उठा रहे हैं? क्या 60 दिनों तक यही तय हो रहा था? क्योंकि हुकूमत बनने के पहले घंटे से इस तरह की दिक्कत शुरू हो गई। जी खालिद साहब, मैं ये कहूंगा कि जैसा कि मीर साहब ने कहा, जी एक ये डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टीज दो जब एक जगह आएंगी तो बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। अब ये फैसला इन लोगों ने किन मजबूरियों में लिया है ये तो यही दोनों जानेंगे। जी जी, फैसला जब लिया है तो कुछ दिन तो शांति बनाए रखते। क्या बीजेपी को ये नहीं मालूम था कि मुफ्ती की जो पीडीपी पार्टी है वो क्या सोच रखती है, हुर्रियत के बारे में क्या सोचती है, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, और जो पहले बाप बेटे की सरकार थी और बाप बेटी की सरकार थी, क्या उन बातों का ख्याल नहीं था? ये तो होना ही था जो हो रहा है। जी जी, हम कश्मीर को एक दूसरे पर्सपेक्टिव में अगर देखें जी तो वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट आम जगहों पे भी होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे कि अभी ये दीमापुर में एक कांड हुआ है। जी जी, तो इस तरह के जब चीजें होंगी जो वहशियाना चीजें हैं जी जी, उन पे लगाम लगाना जरूरी है। जो स्टोन पेल्टिंग है या जो प्रोटेस्ट हैं हमारे, उस तरह को उस नवैयत में देखते हुए कि क्या चार्जेस हैं, किस तरह से मसर्रत को छोड़ा गया है, और बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हमें नहीं मालूम है, तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि कश्मीर में क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। जो पार्टी है उसी पार्टी की हुकूमत वो इत्तेहाद में भी है। और खालिद भाई, सेंट्रल कश्मीर एक बहुत ही हसास इशू है हमारे लिए। हमारा वो एक आधा हिस्सा तो हमारा छिना हुआ है। उस पे अगर ये नेशनलिस्ट पार्टी, मोदी जी कहते हैं हमें नेशनलिज्म मत समझाइए, हमें पेट्रियटिज्म मत समझाइए, तो क्या वो हमें समझाइए? सवाल बहुत ये बात हम भी तो कह सकते हैं कि हम सवाल क्यों नहीं करेंगे, हम सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? हमारा हक है सवाल उठाने का, सदन में अपोजिशन पार्टियों का हक है सवाल उठाने का, तो वो सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? और जब सवाल उठाएंगे तो आप ये क्यों कहेंगे हम मानते हैं आप बहुत पेट्रियट हैं और हम भी पेट्रियट हैं, तो इसमें कहने की बात नहीं है। जब सवाल उठेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता आखिर क्यों नहीं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, ये जहां पे कि इंटरफेरेंस है, इंटरनेशनल बहुत सारे इश्यूज हैं, पाकिस्तान का इशू है, चाइना का इशू है, इतने हसास जगह पे अगर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मालूम नहीं है, पता नहीं, तो ये मालूम नहीं है, तो इसका जवाब कौन देगा? यकीनन जवाब तो देना पड़ेगा इसका कि मालूम नहीं है तो क्यों नहीं मालूम। इंजीनियर रशीद साहब इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जम्मू कश्मीर से, वो हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं, और ये वही इंजीनियर रशीद साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि पीडीपी के एमएलएज ने, लीडरान ने वो सिग्नेचर करके उनसे गारंटी, उनका सपोर्ट, उनके सपोर्ट की गारंटी ली थी, और ये कहा था कि तिहाड़ जेल से लाश को वापस लाया जाएगा, जो बाकियात हैं वापस लाया जाएगा इनके अफजल गुरु के। ये वही इंजीनियर रशीद साहब हैं जो सुर्खियों में भी आइंदा हाल के दिनों में रहे। इंजीनियर रशीद साहब, आप पूरे मामले को किस तौर पर देखते हैं? बारे में पूछ रही हैं जी इंजीनियर रशीद साहब, जो मुसर्रत आलम का मामला है उस सिलसिले में हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो मुसर्रत आलम की रिहाई को लेकर जो तनाजा पैदा हुआ है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, संसद से लेकर सड़क तक पूरे दिल्ली में इस पर हंगामा हो रहा है, पूरे संसद में, पूरी पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है। मेरी जाती राय है और मेरे ख्याल में कश्मीरियों की भी ज्यादा अक्सरियत की ही राय है कि ये कोई बड़ा इशू है नहीं। जब आप मसरत आलम को जेल से छोड़ने पर एक बंदा जिसको अदालत ने छोड़ा, जिसको पीएसए जिस पर लगा था वो उसे बरी हुई, इस पर पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा किया जा रहा है, तो मैं बीजेपी सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि आप लोग थे जिन्होंने मिलिटेंटों के साथ नेहरू गेस्ट हाउस में बात की जब 2010 की एजिटेशन पीक पर थी। वो सर्वदलीय मतलब लीडरान आ गए, उसमें अरुण जेटली साहब थे,
बाकी लोग थे, चिदम्बरम साहब थे, सारे लोग थे 2010 में। वो गिलानी के घर भी गए कि हम अमन चाहते हैं। फिर आपने मजाकात कार नामिनेट किए, राधा कुमार, दिलीप पडगांवकर, बोले में अंसारी, फिर कहा कि हम कश्मीरियों के साथ बातचीत करेंगे। मुझे अफसोस है कि अगर हिंदुस्तान के सियासतदान, हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान का मीडिया इतना छोटा दिल करेगा कि एक आदमी की रिहाई पर, जो कोई मिलिटेंट नहीं है, जिसके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है। जब अब्दुल गुरु को फांसी लगी तो आप सब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कानून ने अपना काम कर दिया, अब्दुल गुरु को मुल्क के कानून ने फांसी दे दी। अगर आज वही सुप्रीम कोर्ट मसरत आलम को छोड़ती है तो मुझे अफसोस है कि उस पर इतना शोर क्यों बचाया जा रहा है। और मुझे ये डर है कि आप कश्मीरियों को, यू आर पुशिंग देम टू द वॉल, आप उन्हें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। मसला यह है, एक तनाजा है, एक इशू है, कुछ मामलात हैं। आप खुद भी किसी साहब ने कहा कि हमारा एक इलाका पाकिस्तान के पास है, आपकी पार्लियामेंट की करारदाद है। मैं ये भी नहीं भूलना चाहिए, अपने मुत्तफा की करारदाद है, शिमला मादा है, असेंबली में मामलात हैं। एक इल्हाक हुआ है हिंदुस्तान के साथ, उस वक्त भी एक कंडीशन थी कि हम कश्मीरी आगे भी बात करेंगे। मेरा सिर्फ मुख्तसर में यही गुजारिश हमारी है कि मसरत आलम को छोड़ के हम पे किसी ने कोई एहसान नहीं किया। आप सारे कश्मीरियों को जेल में रख दीजिए, लेकिन हम पर एक एहसान कर लीजिए, कश्मीर का तनाजा हमेशा हमेशा के लिए हल कीजिए, ताकि पूरे बरसगीर में अमन आ जाए। जी, हम तमाम लोग, तमाम हिंदुस्तान के लोग भी यही चाहते हैं कि कश्मीर का तनाजा हल हो। जो आप चाहते हैं कि कश्मीर का तनाजा हल हो, हम सब चाहते हैं कि कश्मीर के तनाजे को लेकर दो मुल्कों में जंगें हो चुकी हैं कई। हमेशा कशीदगी की वजह यह कश्मीर का मसला बन जाता है। आप फोन लाइन पर बने रहिए इंजीनियर रशीद साहब। गुलाम अहमद मीर साहब, इंजीनियर रशीद साहब की बात से आप इत्तफाक करते हैं, आपका क्या नजरिया है वाज़ेह तौर पर इस सिलसिले में कि मसरत आलम की रिहाई को आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि मसरत आलम कोई पहला रिलीज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सिलसिला तो 20 साल से चल रहा है। मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो कल तक पूरे हिंदुस्तान को बताती थी कि हम ही एक राष्ट्रभगत पार्टी है और हमारा कोई डबल फेस नहीं, अब यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 महीने से सीधे दिखाई जा रहा है कि उनका डबल फेस है। जी, सरकार आपको क्या लगता है गुलाम अहमद मीर साहब, इस मुस्तकबिल किस तौर पर देखते हैं? क्या यह हुकूमत 5 साल तक चल पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये तो टोटल एक मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। जी, तो ये एक समझौता, और भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाना था कि जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में सरकार में आ पाए। और सो हमारे दूसरी पार्टी को भी एक मजबूरी थी कि शायद दिल्ली हमको पता नहीं क्या लेकर आएगी। जी, जिसका बिस्मिल्लाह ही गलत हुआ हो, जिसका बिस्मिल्लाह पर ही आपस में अनबन हुआ हो, तो ये सरकार, ये गठबंधन तो किसी हालत में चलना ही नहीं है। ये अनसर्टेनिटी का गठबंधन है। यानी बिल्कुल बेमेल ये इत्तेहाद है बीजेपी और पीडीपी का। इसको पहले से तमाम लोग महसूस भी कर रहे थे। आप फोन लाइन पर बने रहिए गुलाम अहमद मीर साहब और इंजीनियर रशीद साहब, आप दोनों हजरात फोन लाइन पर बने रहिए। हमारे प्रोग्राम हालात हाजरा में वक्त हो रहा है ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा रिमार्क ले लेते हैं। अब्दुल कादिर शम्स साहब, क्या लगता है, सबको मालूम था कि बेमेल ये इत्तेहाद है, ये बोले मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस जो है वो, अब इसका मुस्तकबिल किस तौर पर आप देखते हैं? क्या क्योंकि ये जो इत्तेहाद हुआ, जब हुकूमत साजी हुई उसके पहले घंटे से जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहीं से तनाजा शुरू हो गया, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बयान दिया पाकिस्तान के सिलसिले में और मिलिटेंट्स के सिलसिले में। देखिए, ये बेमेल इत्तेहाद जरूर है, लेकिन ये बीजेपी को भी मालूम है और पीडीपी को भी मालूम है कि ये किस तरह का इत्तेहाद सामने आया है। सब कुछ सबको मालूम है। उसके बाद प्रधानमंत्री का कहना और राजनाथ सिंह का इस तरह तो क्या ये माना जाए कि ये सिर्फ लस्ट ऑफ पावर है जिसकी वजह से दोनों साथ आए हैं, दो बेमेल या जो दो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग जब इत्तेहाद सामने आया है तो इनको सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद ये इस तरह की बयानबाजी करके पूरे हिंदुस्तान के हालात को खराब कर रहे हैं। इसमें जिम्मेदार दोनों पार्टियों के लीडरान हैं कि उनको ये जब बात सामने आई, इस पर जो है बिला वजह का पार्लियामेंट से बाहर सवाल ये पैदा होता है कि परवीन तोगड़िया जिस तरह बयान देते हैं उस सोच को लेकर के बीजेपी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएगी, बहुत ज्यादा हमलावर हो जाएगी। ये मुनासिब बात नहीं है। वहां वो इत्तेहादी पार्टी है, उसको बहुत ही सोच समझ करके अपना बयान देना चाहिए और इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान खुद वजीर आजम को नहीं देना चाहिए। जी, हम इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। हालात हादरा में वक्त हो गया ब्रेक का। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, दोनों हजरात डॉक्टर जफर उबैद साहब और अब्दुल कादिर शम्स साहब मौजूद हैं और फोन लाइन के जरिए श्रीनगर से हमारे साथ इंजीनियर रशीद साहब और गुलाम अहमद मीर साहब मौजूद हैं। फौरन हाजिर होते हैं और इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे।
वहाँ से लेके आया हूँ नई मछलियाँ। राम राम भाई, राम राम भाई। सुना तेरी मछलियाँ मर गई सारी, लाखों की चपत लग गई। बीमा तो करा रखा था ना? बीमा वाले कहते हैं देवी विपत्ति है, क्लेम नहीं मिलेगा। मछली प्राकृतिक आपदा से नहीं तो क्या रेल से कट के मरेंगी। और तू नक्षत्र सिंह का केस भूल गया, कोर्ट ने पूरा क्लेम दिलवाया था। अपनी फसल या जानवरों का बीमा करवाते समय दस्तावेज की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बीड़ी सिगरेट का धुआं तंबाकू नोशी न करने वालों के लिए भी मुजिर है। जब इस्तेमाल शुदा धुआं गैर तंबाकू नोश के गले में दाखिल होता है तो ये सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, चंद मिनटों में ये धुआं खून को गाढ़ा करके खून की शरियानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इनमें चर्बी जमा हो जाने से दिल में खून का बहाव कम हो जाता है, जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है। पैसिव स्मोकिंग मोहलिक है, इसकी मुखालफत करें। जी हाँ, किसान विकास पत्र वापस आ गया है। 100 महीने में निवेश दुगना, 2.5 वर्ष बाद भुगतान की सुविधा। संपर्क करें अपने नजदीकी डाकघर से। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तजज़ियाकार अब्दुल कादिर शम्स साहब और डॉक्टर जफर उबैद साहब, और जम्मू कश्मीर से फोन लाइन के जरिए बातचीत में गुफ्तगू में शामिल हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम मोहम्मद मीर साहब और इंडिपेंडेंट एमएलए इंजीनियर रशीद साहब। जम्मू में बीजेपी के रुकन असेंबली के एक वफ्द ने वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम भी सौंपा। मेमोरेंडम में बिना बीजेपी से मशवरा लिए मसरत आलम की रिहाई पर नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही कहा गया है कि मुस्तकबिल में कोई भी अहम फैसले बिना बीजेपी से सलाह मशवरा के न लिया जाए। वज़ीर आला ने बीजेपी एमएलए को भरोसा दिया कि अहम मुद्दों पर कोई भी फैसला लेने के लिए एक 8 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें दोनों पार्टियों के 4-4 मेंबर होंगे। हमारा इशू और कंसर्न ये था कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उससे डेविएट होकर ये सरकार चल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों के मसले हैं, लोगों के मसाइल है। जैसे कि आपने देखा राइट फ्रॉम डे 1 कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई कंसर्न हमारी तरफ से नहीं, हमारे कोएलिशन पार्टनर की तरफ से हमेशा आता रहा है। आज उसी को हमने वो अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया है कि ऐसे सरकार नहीं चलेगी। सरकार जिस इशू पे बनी है उसी इशू पे सरकार चलेगी। और आपने मैं मुफ्ती साहब को ये बड़े कड़े शब्दों में अपनी बात कही है। हमने मेमोरेंडम में बिल्कुल साफ लिख दिया है कि जिस तरीके के बयान और पीडीपी दे रही है, पीडीपी के जो एमएलए दे रहे हैं, जैसे मसलन के तौर पर कि उन्होंने हमें कहा कि बीजेपी वाज कंसल्टेड, बीजेपी वाज टोल्ड अबाउट दिस। आई सेड कि वी वर नेवर टोल्ड। हमारा आज ये स्टैंड था, ना हमें उन्होंने पहले हमारे से शेयर किया, ना आज हमारे से उन्होंने शेयर। मरकजी हुकूमत एक जानिब सफाई मांग रही है तो दूसरी तरफ मुफ्ती सरकार कश्मीर की जेल में बंद इसी तरह के दूसरे मुजरिम गुलाम कादिर कासिम फख्तू, शफी शरीयती, मीर वाद मौलवी फारूक के कातिल मोहम्मद अयूब डार, फयाज अहमद तलाक, हुर्रियत लीडर नासिर अब्दुल्ला, जेकेएलएफ के लीडर शेख नजीर समेत 10 लोगों को रिहा करने की तैयारी में हैं, जिन पर दहशत फैलाने समेत कई संगीन इल्जामात हैं। हमारे साथ गुफ्तगू में तमाम मेहमान शामिल हैं। डॉक्टर जफर उबैद साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से बीजेपी एमएलएज ने मेमोरेंडम सौंपा है मुफ्ती मोहम्मद सईद वज़ीर आला को, वो किस बात की तरफ इशारा करता है? और ये भी खबर है कि और भी कई ऐसे लीडरान हैं, कई ऐसे जिन पर दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, वो शामिल हैं, जो लिस्ट बनाई है उन्होंने रिहा करने वालों की। जी, मैं ये कहूंगा कि ये जो मेमोरेंडम है ये तो बेसिकली एक फेस सेवर है कि भाई चलो हम प्रोटेस्ट करते हैं और ये करते हैं। गलती तो हो गई मरकजी कमेटी से, और खासतौर से पार्टी की छवि बहुत खराब हो रही है। तो अमित शाह साहब कहाँ हैं? जी, उनको तो आना चाहिए, हर जगह आते हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं, नंबर 1।
दूसरी बात, ये पहले से पता था कि दोनों हार्ड लाइनर्स हैं, पीडीपी भी और ये भी, तो ये परेशानियां आएंगी। और इतने दिनों जब ये बात सारी चल रही थी तो उसमें कोई ना कोई चीजों को तय किया जाता, और जरूरत इस बात की थी कि कश्मीरी अवाम जो अभी सैलाब, अब सवाल ये उठना लाजमी, और अब मुल्क जानना चाहता है कि आखिर 60 दिन क्यों लगे, क्या बातें तय हो रही थी। आपके पास आते हैं हम। इंजीनियर रशीद साहब, क्या कहेंगे आप, आखिर 60 दिन तक क्या हो रहा था, क्या बातें तय हो रही थी, क्या 60 दिन की गुफ्तगू, तवील और लंबी गुफ्तगू का, बातचीत का जो नरम गरम रिश्ते रहे 60 दिनों तक, उसका नतीजा यही था? इंजीनियर रशीद साहब। गुलाम मोहम्मद मीर साहब, आप इसी सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। इन 60 दिनों की गुफ्तगू का नतीजा यही निकला कि हुकूमत बनने के महज एक हफ्ते के बाद या एक घंटे के बाद, सही यूं कहें तो, दिक्कत शुरू हो गई? नहीं, मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बिहाफ से जब कहता हूं जी, ये 60 दिन उन्होंने बहुत कीमती रियासत जम्मू कश्मीर के जाये किए, गरीब गुरबाओं के जाये किए, सर्दी के दिन थे, दुनिया भर तकलीफ नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे कि एक एक दिन ये जल्दी करे, ताई तो इनको पहले से था, ये खाली एक इनका दिखावा था कि हम बड़ा संजीदगी से, बड़ा तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर को बड़े हाइट्स पर ले जाने के लिए एक मतलब समझौता तैयार कर रहे हैं, एक मसवदा तैयार कर रहे हैं, और जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा। वो तो डेवलपमेंटल आस्पेक्ट को लेकर मतलब लोगों को इशारा दिया जा रहा था। अब ये सियासत ज्यादा हो रही है और गवर्नेंस कहीं नहीं दिख रही है, तो लोगों ने तो सियासत के लिए नहीं वोट दिया ना, सियासत के लिए तो सियासी पार्टियां होती है बात, और लोगों ने नुमाइंदे चुने थे, चाहे किस पार्टी को उन्होंने पसंद किया। और पहले तो इनका मतलब वहीं पर इनका मामला नंगा हो गया कि इन्होंने, दोनों पार्टियों ने चुनाव में लोगों को कहा क्या जिस पर वोट लिया, तब तो ये मामले नहीं रखे थे इन्होंने। जी जी, तब तो उन्होंने, एक पार्टी ने कहा अगले साइड से हम बीजेपी, यानी ये ऐसा लगता है कि सिर्फ इख्तिदार के लिए दोनों मुख्तलिफ नजरियात की पार्टियां साथ आई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अब्दुल कादिर शम साहब, कैसे देखते हैं आप, एक तो मुस्तकबिल कैसे है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पीडीपी या बीजेपी? दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि पूरा मुल्क अभी कंफ्यूजन की हालत में है, हर तरफ उसको लेकर कहीं ना कहीं से सवालात खड़े हो रहे हैं। मुसर्रत आलम की रिहाई कितनी कानून के मुताबिक हुई या नहीं हुई, इस डिबेट के अलावा डिबेट अब यह भी है कि दो मुख्तलिफ नजरियात की पार्टियां एक साथ आकर क्यों आई, क्या मकसद था, और मुल्क इसका खामियाजा क्यों उठाए? देखिए, दोनों पार्टियों ने 60 दिन लग गए इनको अपना एक इत्तेहाद जोड़ने में। आपको याद होगा कि इसमें बहुत ज्यादा सरगर्म थे राम माधव, जो संघ से ताल्लुक रखते हैं, और उन्हीं की कोशिशों से ये इत्तेहाद सामने आया है। मैं नहीं समझता कि 60 दिनों के अंदर कोई ऐसा कुछ हुआ गया कि अचानक जो है उन्हें पता नहीं चला, और जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी जो है इसको कह रहे हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है, तो ये अकल में आने वाली बात नहीं है। अब सवाल ये होता है कि आने वाला कल जो है दोनों पार्टियों का क्या होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम का क्या होगा, वहां की सरकार कैसे चलेगी। तो मैं समझता हूं क्या कि जो है अभी जो मेमोरेंडम दिया है बीजेपी ने, ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और अगर वहां के अवाम को, और लेकिन डॉक्टर जफर उबैद साहब कह रहे हैं कि वो फेस सेविंग है बीजेपी के लिए जो मेमोरेंडम दिया है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि वो खुद सरकार में शामिल है। अगर उनको कोई एतराज है तो एक सही रास्ता, एक जमहूरी तरीका जो है वो, उसको मैं इसका इस्तकबाल करता हूं, वो सही है। लेकिन आने वाले दिनों में खुद मुफ्ती सईद साहब ने जो अभी 8-10 लोगों की और लिस्ट जारी की है, उनको भी वो छोड़ सकते हैं। इसका एक बहुत ही इसका पॉजिटिव एक वो होना चाहिए कि किनको छोड़ा जाए, किनको नहीं छोड़ा जाए। मेरा तो मानना यह है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में, बल्कि हिंदुस्तान भर की जेलों में ऐसे कैसे बहुत सारे लोग जो अदालती जो चाराजोई का जो एक तवील एक वक्त लगता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जेल में हैं, जिस पर मामूली इल्जामात हैं, उनको छोड़ने का अमल पूरे नेशनल लेवल, यानी आपके मुताबिक ये एक जो इंसिडेंट है, ये आगे के लिए दूसरी रियासतों के लिए रास्ता भी दिखा सकता है। हालांकि मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासती हुकूमतों को एडवाइजरी भी इस सिलसिले में भेज दिया है कि कौन सा, किसको रिहा किया जाए, नहीं किया जाए, उस बारे में मोहतात रहें। एडवाइजरी भेजी जा चुकी है। डॉक्टर जफर उबैद साहब, इस एडवाइजरी के सिलसिले में क्या कहेंगे? क्या ये एक नया रास्ता दिखाएगा जो तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या ऐसे लोग जो बगैर किसी कॉन्क्रीट मुकदमे के जेलों में बंद हैं, या और
मुल्क, दूसरा सवाल यह है छोटा सा कि मुल्क खामियाजा क्यों उठाए दो मुख्तलिफ नजरियात की पार्टी के हुकूमत बनाने से? जी, ये जो एडवाइजरी है, कोई भी अच्छा काम जो भी अगर होता है किसी बहाने आ जाए उसका खैर मकदम करना चाहिए और वो होना भी चाहिए। वो हमारा बुनियादी हक है, यहाँ के सिटीजन्स का हक है। जी जी। रही बात इन दोनों पार्टियों की आपस की, ये चपकलश जारी रहेगी जी, और न इनको चैन होगा न उनको चैन होगा। गालिब का एक शेर याद आ गया मुझे जी जी कि क्या जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या जी। तो ये जैसे बीजेपी का जख्म भरता है और पीडीपी के नाखून बढ़ जाते हैं। जी जी। तो दोस्त गमखारी में मेरे सही फरमावेंगे क्या और जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, ये बीजेपी को पहले सोचना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या होगा? बीजेपी यहाँ शायद ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा गई, लेकिन हम कश्मीर जैसे इशू को ये तमाम लोगों की बातों से यह नतीजा निकल रहा है कि यह हुकूमत बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी, इत्तेहाद चल नहीं पाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या होगा? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम फिर से इलेक्शन झेलने जा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी इस इत्तेहाद की, जितने तवील गुफ्तगू के बाद यह हुकूमत की तश्कील हुई और उसके बाद हुकूमत की तश्कील के पहले घंटे से ही जिस तरह से दिक्कतें शुरू हो गई, यकीनन बहुत सारे सवालात खड़े करते हैं ये जो वाकयात हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या जल्द से जल्द दूसरा इलेक्शन देखने जा रही है। क्योंकि अगर ये इत्तेहाद टूटता है, हुकूमत आगे नहीं चल पाती है, तो यकीनी तौर पर दूसरा इलेक्शन होगा और फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम पर बोझ पड़ेगा, इसका मुल्क पर भी इसका बोझ पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मरकज की बीजेपी हुकूमत और पीडीपी दोनों? इस तमाम लोग समझ रहे हैं इसको। चूंकि वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। गुलाम अहमद मीर साहब, आपका श्रीनगर से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर जफर उबैद साहब और अब्दुल कादिर शाम साहब, आप दोनों हजरात का आलमी सर स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।